हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द टॉपिक लीनियर इनइक्वेशंस। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल सॉल्यूशन लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया था, लेकिन वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही इनइक्वेशन दी थी। आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जब एक से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं, इनइक्वेशंस होती हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो हो सकता है ग्राफिकल सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आए। तो देखते हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं मैंने, इनको ज़रा ध्यान से देखेंगे आप। तो पहला पॉइंट है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर कहीं आपको x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन मिलती है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो दिस रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो x इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है। क्यों? y एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ज़ीरो। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है, तो याद रखेंगे x ज़ीरो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। सिमिलरली y इक्वल टू ज़ीरो रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो तो उसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। क्लियर? अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, चलो प्रैक्टिकली बता देता हूं आपको। दिस इज़ दी प्लेन एक्स वाई प्लेन, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ये ओरिजिन होता है। तो एक्स एक्सिस ये एक लाइन ही तो है। एक्स एक्सिस एक लाइन है, वाई एक्सिस एक लाइन है। अगर ये लाइन है तो इसकी इक्वेशन तो होगी। तो एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो वाई इक्वल टू ज़ीरो होगी। यहाँ मैंने बताया आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इस लाइन के नीचे। और ऐसे ही वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वो हम वाई एक्सिस के यहाँ लिख देंगे। तो जब ग्राफिकल सोल्यूशन करने जाएंगे तो हो सकता है आपको ये वहाँ पे मिले इक्वेशन। y इक्वल टू ज़ीरो किसको कहते हैं? एक्स एक्सिस को। और x इज इक्वल टू ज़ीरो किसको कहते हैं? y एक्सिस को। तो आप इस तरह से इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, x इक्वल टू a वेयर a इज़ पॉजिटिव, a इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब a पॉजिटिव है तो x इक्वल टू पॉजिटिव नंबर हुआ। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली? हम ग्राफिकली बात कर रहे हैं, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? तो याद रखेंगे आप, ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट्स टू इट्स राइट साइड। देखो यहाँ हमने बताया ए पॉजिटिव नंबर है, तो हमेशा ये जो लाइन होगी ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी और जिसका डिस्टेंस जो होगा वो ए यूनिट्स होगा टू इट्स राइट साइड, मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड में आएगा। अगर हम प्रैक्टिकली देखें इसको तो मैं बता देता हूँ आपको, इसी ग्राफ के ऊपर x इज इक्वल टू a और a पॉजिटिव नंबर है, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। ये y एक्सिस के पैरेलल, यहाँ तो हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर हमेशा x की वैल्यू इधर बढ़ती है, तो ये लाइन यहाँ इस तरह से आएगी। ये रफ में बना रहा हूँ। तो ये आपकी x इज इक्वल टू a लाइन की इक्वेशन होगी वेयर a इज़ पॉजिटिव, और ये डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? a यूनिट्स होगा। तो ये मैंने आपको इसमें बताया, ठीक है। तो ये लाइन इधर आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था x इज इक्वल टू माइनस ए वेयर a इज़ पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है तो माइनस ए नेगेटिव होगा, इसका मतलब x के सामने नेगेटिव नंबर है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या है वो? ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स टू इट्स लेफ्ट साइड। तो यहाँ लेफ्ट साइड की बात करेगा। कैसे? ये देखो, अब क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आएगी, लेकिन लेफ्ट साइड कहाँ होगी? इधर, तो ये इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। ये क्या होगी? x इज इक्वल टू माइनस ए, और इसका जो डिस्टेंस रहेगा ये वाला, ये कितना रहेगा? a यूनिट्स रहेगा। तो ध्यान रखना है, अगर x के सामने नेगेटिव नंबर है तो y एक्सिस के इधर लाइन ट्रेस होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर x इज इक्वल टू a है और a यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है तो ये हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होगी, बट इसके राइट साइड में होगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास y इक्वल टू a वेयर a इज़ पॉजिटिव। अगर y इक्वल टू a हो तो ये किस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा? ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स अबव इट। अगर इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो फिर से एक नया ग्राफ ट्रेस करते हैं। ये मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ आपको रफ बना के। तो दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। अब हमारे पास क्या था? y इक्वल टू दिस इज़ a वेयर a इज़ पॉजिटिव। तो देखो y इक्वल टू a,
तो y इक्वल टू ए क्या होगी, एक लाइन होगी जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो यहाँ तो ये इसके ऊपर होगी या इसके नीचे होगी। लेकिन अगर y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव मतलब आपको y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कहाँ होती है, x एक्सिस के ऊपर की ओर होती है। तो यहाँ से हम a यूनिट्स चलेंगे, बिल्कुल पैरेलल चलेंगे, ये डिस्टेंस a रहेगा। तो याद रखना ये जो लाइन आएगी ये आएगी y इक्वल टू ए वेयर a इज़ पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे a पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस a यूनिट्स है। ठीक है, तो इस लाइन को बोलेंगे y इक्वल टू ए वेयर a इज़ ए पॉजिटिव नंबर। क्लियर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आज का जो लेक्चर है इसमें आपको बहुत ध्यान से केयरफुली सुनना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको पहले पता होना चाहिए कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है इसके अंदर। ठीक है, तो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आपको नहीं मिलेंगे, ये मैंने बनाए हैं अपनी तरफ से सिर्फ आपके लिए। देखिए y इक्वल टू माइनस ए वेयर a इज़ पॉजिटिव। अब अगर a पॉजिटिव होगा तो ये नंबर नेगेटिव हो गया, तो y इक्वल टू माइनस, सपोज कर लो y इक्वल टू -2 हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स बिलो इट। अगर हम इसको प्रैक्टिकली बात करते हैं तो यहाँ पे ये लाइन इधर आएगी x एक्सिस के पैरेलल, ये y इक्वल टू क्या होगा, -a होगा, और a क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, डिस्टेंस क्या होगा इसका, a यूनिट्स ही होगा। ठीक है, लेकिन ये x एक्सिस के बिलो, नीचे की ओर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -a है और a पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने कर लिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आपको कहीं मिलता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये आपको कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, एक साथ मिलता है ये सिस्टम, तो ये रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट को। सबको पता है x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये मैंने यहाँ एक फिगर भी दिखाई हुई है कि अगर हम इस रीजन की बात करें, हमेशा याद रखना जो भी इनइक्वालिटी होगी वो एक रीजन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये दोनों मिलके किस रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो एक्स वाई प्लेन होता है उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पार्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे शेडिंग कर दिया, इसका मतलब ये जो रीजन होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये इन इक्वेशन इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, मतलब x लेस देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। एंड x नेगेटिव एंड y नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। और फोर्थ इज x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, तो ये कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ इक्वल साइन भी दिया हुआ है सब में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव होता है। अब इक्वल साइन दिया है तो इसका क्या मतलब है, देखो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सपोज करो मेरे पास ये प्लेन है। अब एक प्लेन में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं x इज़ पॉजिटिव, देखो यहाँ पे इधर बता देता हूँ आपको, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखना, इसके दो पार्ट हैं, x इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये x 0 होगी लाइन, ये लाइन आ गई है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट थे, x 0 और x पॉजिटिव, देखो दो पार्ट कर दिए इसके मैंने इस तरह से, x 0 y एक्सिस हो गई। अब x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है इस लाइन से शेडिंग होनी चाहिए किस तरफ, x पॉजिटिव की ओर। तो x पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो x की वैल्यू किधर बढ़ती हैं, इधर बढ़ती हैं, तो शेडिंग किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ये देखो, तो इस तरह से ये पूरा पार्ट आपका शेड हो जाएगा। इसलिए इस शेडिंग पोर्शन ने क्या किया, ये जो लाइन है x एक्सिस का जो पॉजिटिव पार्ट है इसको कवर कर लिया। ये देखो, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 और y साथ में क्या है, ग्रेटर देन 0। अब y इक्वल टू 0 किसकी इक्वेशन है, y एक्स एक्सिस की, तो ये x एक्सिस की इक्वेशन होगी। y 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस को। अब हमें चलना कैसे, y ग्रेटर देन 0, तो y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव। रीजन कौन सा आएगा, ऊपर का, तो इसकी जो शेडिंग आएगी ये कहाँ आ जाएगी, ये ऊपर की ओर हो जाएगी। ये देखो, ये ऊपर हो गया। अब इसमें कॉमन शेड कहाँ है, कॉमन शेडेड पोर्शन कौन सा है, देखो ये वाला बन गया ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। अभी मैंने बोला था आपको x पॉजिटिव और y पॉजिटिव जब होता है कंबाइंड तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जहां कॉमन पार्ट शेड होगा, ये कॉमन पार्ट शेड होगा, वो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। लेकिन ध्यान रहे, इसमें ये जो लाइन है ये दोनों में कॉमन है, और ये जो लाइन है ये दोनों शेडिंग में कॉमन है। तो इसका मतलब जब ये इसको रिप्रेजेंट करेगा तो जितने पॉइंट्स इस पार्ट पे लाई करेंगे, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, या इस पूरी लाइन जो यहाँ तक जा रही है, ठीक है, इन्फिनिटी तक और यहाँ तक, जो इस पार्ट पे लाइन के लाई करेगा, जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे इधर और इधर, ये भी हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड होंगे। तो ये ध्यान रखना, ये पोर्शन तो है ही, साथ में ये पोर्शन भी है और ये पोर्शन भी है। तो यही मैंने बताना था आपको। अब वापस आते हैं उसी पेज पे। तो ये मैं बता रहा था x पॉजिटिव, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक इसको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के पार्ट को, और साथ में ये जो पॉइंट्स होंगे और यहाँ जो होंगे इस पोर्शन में, ठीक है, इस बाउंड्री के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो भी आपके सोल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे। सिमिलरली यहाँ इसके ऊपर ये पार्ट होगा, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये रीजन बनेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये रीजन बनेगा, और साथ में जितने भी पॉइंट्स इस पोर्शन पे लाई करेंगे, इस बाउंड्री पे लाई करेंगे, वो भी आपके सोल्यूशन सेट में इंक्लूड किए जाएंगे। क्लियर सबको? तो ये वैल्यूज़ जितनी बताई हैं सारी आपको पता होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट विद solution of system of linear inequations in two variables। लास्ट लेक्चर में हमने ओनली वन इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल ली थी और उसको ग्राफिकली सॉल्व किया था, ठीक है। लास्ट लेक्चर में सिर्फ एक ही लीनियर इनइक्वेशन थी, उसका ग्राफिकल सोल्यूशन किया था। अब अगर एक से ज्यादा आ जाती हैं, एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5, इवन 6 तक भी हो सकती हैं, तो फिर कैसे इसका सोल्यूशन निकालेंगे? तो ये एक टफ क्वेश्चन होता है और ध्यान से करना होता है, बहुत सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, इसमें टाइम लगेगा आपको, फर्स्ट क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं बहुत स्लो कराऊंगा आपको, लिसन केयरफुली। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो नीचे कुछ पार्ट्स हैं आपके पास, तो उसमें देखते हैं किस तरह से हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 2y <= 8, second is 2x + y <= 8, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0। ये आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस है। अगर काउंट करें तो इसमें कितनी इनइक्वेशंस हैं? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 इनइक्वेशंस हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन लिखेंगे, वी हैव लिखेंगे, इसको एक बार कॉपी करके नीचे लिख देंगे। तो ये फर्स्ट इनइक्वेशन है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। एक पॉइंट आप ध्यान रखिए, अगर ये दोनों लीनियर इनइक्वेशन एक साथ मिल जाती हैं आपको किसी क्वेश्चन में, अभी हमने लास्ट टाइम किया था, जब ये कंबाइन हम लिखते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो हम क्या करते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कंबाइन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये आप कंबाइन कर सकते हैं अगर आपको दिया हुआ है x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, या कोई भी क्वाड्रेंट को जो रिप्रेजेंट करती है दो इनइक्वेशंस, वो आप इकट्ठी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम लेंगे, अब करना है क्या आपको, तो ये तो कंबाइन होके एक हो गई, तो इसमें क्या करेंगे 1, 2, 3, तो अपनी शीट के 3 पार्ट्स कर देंगे, 1, 1, 2, 3, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए सीट को, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन यहाँ पेंसिल से लगा देनी है, और जो पार्ट्स किए हैं उसको भी आपने पेंसिल से ड्रा करना है इस लाइन को, ठीक है। 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे फर्स्ट इनइक्वेशन को, सेकंड पार्ट में सेकंड इनइक्वेशन को, थर्ड पार्ट में इस कंबाइंड इनइक्वेशंस को आपने लिखना है, ठीक है। अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट लेक्चर में, आपने क्या लिखना होता है इसके नीचे, कन्वर्टिंग द इनइक्वेशंस इनटू इक्वेशन लिखते हैं ना, लेकिन यहां कंबाइन करके मैं लिख दूंगा। आप चाहे तो सेपरेटली लिख सकते हैं, इसका अलग से लिख सकते हैं, इसको अलग से लिख सकते हैं। मैंने कंबाइन करके लिख दिया, इसलिए यहां से इरेज कर दिया थोड़ा सा मैंने, ठीक है। तो कन्वर्टिंग दी इनइक्वेशंस इनटू इक्वेशंस, ध्यान रखना इसके लिए नहीं करना, इसका मैं अलग से बताऊंगा कैसे करना है इसमें। तो क्या होगा, x + 2y = 8 आ जाएगा, लास्ट लेक्चर में पता है आपको कैसे लिखते हैं, और ये आ जाएगा 2x + y = 8। इसका एक टेबल बनेगा, टेबल कैसे बनाते हैं आपको बताया था, एक बार फिर देखिए, x, यहाँ x की वैल्यू और यहाँ y की वैल्यू आएगी।
तो x का जो रो है उसमें कैसे होगा, एक बार y को हम 0 पुट करेंगे, तो एक बार y को इसमें 0 पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 8 मिलेगी। एक बार x को 0 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहां से कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 4 मिलेगी। तो ये टेबल कंप्लीट हो गया, एक पॉइंट x एक्सिस का आ गया और एक पॉइंट y एक्सिस का आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली यहां भी सेम x और y की वैल्यूज पुट करनी है आपको टेबल में। एक बार y को 0 पुट करेंगे तो देखें कॉरस्पॉन्डिंग x क्या आता है 4। एक बार x को 0 पुट करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी 8। टेबल कंप्लीट हो गया। फिर जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था बिल्कुल वैसे ही है, चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन। ये भी मैंने कंबाइन करके कर दिया, एक ही बार लिखना पड़ा, नहीं तो हमें 2 बार लिखना पड़ता चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन, यहां भी और यहां भी। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स, आप कैसे भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, आप चेक करिए ओरिजिन के ऊपर क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई है या नहीं है। तो ये नहीं होनी चाहिए। देखो 0 0 पुट करने पे ये पॉइंट ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो चेकिंग पॉइंट हम इसको ले सकते हैं। तो एट 0 0 अगर हम इसको चेक करते हैं, इसको नहीं चेक करना, इसको चेक करना है इनइक्वलिटी को, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8 इंप्लाइज, तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 8। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, कल भी हमने किया था उसी वे में, तो विच इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है, सबको पता है 0 8 से कम होती है वैल्यू इसकी। तो इसका मतलब क्या होता है, शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0। ठीक है, तो इन दी हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0, तो शेडिंग किस तरफ जाएगी, उस हाफ प्लेन में होगी जहां पे ओरिजिन लाई करता है आपका। अब सेकंड में आते हैं, यहां तक कर चुके थे, इसको भी 0 0 पे चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए तो इसको पुट करते हैं इसमें 0 0 x और y की जगह, तो ये क्या देगा आपको 0 आएगा लेस देन इक्वल टू 8। तो देखिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, विच इज ट्रू। दैट इंप्लाइज, फिर ट्रू आया, फिर से सेम स्टेटमेंट आएगी जो यहां थी, शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0। अब बात करेंगे इस पार्ट की, तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट की इन इक्वेशंस मिल जाती हैं, सेकंड की, थर्ड की या फोर्थ की, तो आपने सिर्फ एक लाइन मेंशन करनी है, क्या, दीज इन इक्वेशंस रिप्रेजेंट दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर से, दीज इन इक्वेशन रिप्रेजेंट दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देंगे, सेकंड है तो सेकंड लिख देंगे, एंड सो ऑन। अब इसका मतलब क्या है वो देखिए। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि इन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा, ओनली दीज इन इक्वेशंस का, वो कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट रीजन में होगा। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है उसमें इनका क्या होगा, सॉल्यूशन सेट लाई करेगा इन दोनों का। ठीक है, जब इसके साथ कंबाइन करेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा फाइनल आंसर। तो ये क्लियर हो गया। तो यहां तक करने के आपको अप्रॉक्सीमेटली 50% मार्क्स मिल जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो यहां तक आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये 6 मार्क्स का आता है तो आपको यहां तक 3 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट मिल सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ ट्रेस करेंगे, स्केच ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली सोल्यूशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। तो जितने भी स्केचेस बनेंगे सब ग्राफ कॉपी पे बनेंगे, तो ग्राफ पेपर पे बनेंगे, तो प्लीज़ अरेंज कर लीजिए। नहीं है क्योंकि ये ग्राफ पेपर पे ही बनाना है आपको हमेशा। तो सबसे पहले स्केल की बात करते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 2 यूनिट्स। मैंने यहाँ पे 2 यूनिट्स लिखा है, चॉइस इज़ योर्स, आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट आपका स्केल होता है उस हिसाब से आप उसको चूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइन ट्रेस करनी है। तो लाइन कैसे ट्रेस करनी है, आपके पास टेबल्स हैं, 2 टेबल्स हैं। तो एक पॉइंट था 4 0 और एक पॉइंट था 0 8, एक टेबल में। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से आपकी ये लाइन बनेगी, और इस लाइन की इक्वेशन इसके साथ ही आप यहाँ मेंशन कर देंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ध्यान रखना लाइन चेंज मत कर देना इक्वेशन। ठीक है, जब लाइन ट्रेस करते हैं इसी के साथ ही यहाँ पे इक्वेशन मार्क करेंगे। और कल बताया गया था यहाँ इक्वल साइन आएगा, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा। इसी तरह से दूसरी लाइन ट्रेस करेंगे 2 पॉइंट से, एक 8 0 पॉइंट था और एक 0 4 पॉइंट था। ठीक है, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे आपकी सेकंड लाइन ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइंस आपकी प्लॉट हो चुकी, दोनों लाइंस बिल्कुल 10th जैसा ही काम कर रहे हैं। 10th में बिल्कुल आपने किया हुआ लाइन प्लॉट की हुई है, सीखी हुई हैं आपने। अब यहाँ पे क्या करना है, अब शेडिंग पोर्शन कैसे होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब इन इक्वेशन होती है तो उसका सोल्यूशन हमेशा एक रीजन होता है। तो यहाँ जो शेडिंग आएगी किसी रीजन में आएगी। अब अगर हम इन दोनों लाइंस की शेडिंग करेंगे
तो ये जो शेडिंग पोर्शन है वो थोड़ा अच्छा नज़र नहीं आएगा आपको, वो हर जगह दिखाई देगा इस तरह से। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन पार्ट को ही सिर्फ शेड करेंगे। तो जहाँ कॉमन पार्ट होगा वहीं शेड करना पसंद करेंगे। तो मैं बताऊंगा ये मैंने कॉमन पार्ट शेड किया, ये किस तरह से बना है, ये इसका आंसर है वैसे तो बताते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम इस लाइन की बात करते हैं। जब हमने ये लाइन ली थी, ठीक है, तो उस टाइम हमने देखा था इसमें ओरिजिन पे इसको चेक किया। जब ओरिजिन पे इसको चेक किया तो आंसर ट्रू आया था। ट्रू का मतलब होता है जो शेडिंग होती है वो इस ओरिजिन की ओर ही हो जाएगी। इस लाइन से स्टार्ट होगी शेडिंग और ओरिजिन को कवर करती हुई जाएगी। क्यों? ओरिजिन इसके सोल्यूशन रीजन में लाई करता है। या हम कह सकते हैं इस हाफ प्लेन में शेडिंग करनी है आपको, नीचे वाले हाफ प्लेन में। कल बताया था आपको ये लाइन इस प्लेन के 2 हाफ प्लेन्स कर देती, 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक अपर हाफ प्लेन होता है, एक लोअर हाफ प्लेन होता है, ठीक है। तो यहाँ लोअर हाफ प्लेन में शेडिंग होगी क्योंकि ओरिजिन कवर होता है उस हाफ प्लेन में, ठीक। अब इसी तरह से तो क्या किया मैंने, तो शेडिंग के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे डबल एरो दिखाना है, इधर और इधर। तो डबल एरो इधर दिखा दिया और इधर दिखा दिया। इसका मतलब हम बताने जा रहे हैं कि शेडिंग हमारी इस तरफ है, इस हाफ प्लेन की ओर है। अब चलते हैं सेकंड लाइन पे। इसको भी जब हमने चेक किया ओरिजिन पे यहाँ पे, तो आंसर ट्रू आया। ट्रू आने का मतलब शेडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और ओरिजिन को कवर करेगी। मतलब इधर एक हाफ प्लेन था, एक हाफ प्लेन इधर था, तो उस हाफ प्लेन की ओर शेडिंग होगी जहाँ ओरिजिन लाई करता है। तो इसलिए इसके ऊपर भी हमने क्या किया, डबल एरो यहाँ दिखा दिया, डबल एरो यहाँ, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि शेडिंग इस हाफ प्लेन में, नीचे वाले हाफ प्लेन में। ठीक है जी। अब क्या करना है, और अगर हम इसको देखें ध्यान से, इसकी शेडिंग नीचे, इसकी शेडिंग इधर, तो दोनों की कॉमन शेडिंग किस पोर्शन में होगी, तो दोनों की कॉमन शेडिंग इस पोर्शन में होगी, इस पूरे में, ये इसमें पूरे नीचे तक होगी। बट उसने कहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेडिंग होनी चाहिए। क्यों? तीनों को कवर करना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट कौन सा है, तो वो भी इसके साथ कॉमन करना है हमें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की शेडिंग जो हम दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की शेडिंग जो होती है, अगर आप चाहें तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरफ होगा और इस तरफ होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो शेडिंग होगी वो इन दोनों शेडिंग पोर्शन का मिक्सचर होगी, है ना। तो ये 2 एरो दिखाते हैं कि जो आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसकी शेडिंग हमने इसके साथ मिक्स करनी है। इट मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट बना था वो ये सारा बना था यहाँ तक। लेकिन क्या हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट ने बोला आप इससे नीचे नहीं जा सकते, तो इसलिए ये शेडिंग सिर्फ यहाँ तक की रुक जाएगी। और इसी तरह से इस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते नीचे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। फर्स्ट क्वाड्रेंट की शेडिंग सिर्फ इस लाइन तक है और इस लाइन तक है। तो इसलिए आपका जो ग्राफिकल सोल्यूशन होगा उसमें सिर्फ ये वाला रीजन ही कवर होगा। तो आप देखेंगे जो कॉमन रीजन यहाँ शेड होगा वो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला। अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा किसको करना, शेडिंग पोर्शन को ट्रेस करना। तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ तो नीट एंड क्लीन करेंगे आप सारा काम, ठीक है। आपको बता दिया गया ये वाला पार्ट आपको कॉमन शेड करना है, बस सिंपल शेड कर देना है, इसको कॉमन शेड बोल देते हैं कि इन सभी शेडिंग्स जो आपने की है इसका जो कॉमन पार्ट होगा वो इसी रीजन में होगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। लेकिन अभी मैं बता दूँ एक बार फिर ये किस तरह से था। देखिए मैं किस तरह से बताता हूँ, थोड़ा रफ करूँगा काम इसमें। जैसे मेरे पास ये लाइंस को अप्रॉक्सीमेटली ट्रेस कर लेते हैं, ये इस तरह से थोड़ा सा रफ किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ था, इसकी शेडिंग नीचे थी, ये देखो, और इसकी शेडिंग भी नीचे हाफ प्लेन में थी, इस तरह से, ये देखो, ठीक है। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसकी अपनी शेडिंग है, इसकी अपनी शेडिंग, ये देखो मैंने दिखाया हुआ है इसमें एरो इसके और एरो उसके। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकते। अगर यहाँ मैं अच्छी तरह से दिखाऊं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ये जो आपकी रेज है, ये वाली 2, इससे बाहर शेडिंग नहीं होगी। इसका मतलब जितनी शेडिंग इस एल शेप से बाहर है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। इट मीन्स ये जितनी भी शेडिंग है ये मेरे आंसर में नहीं आने वाली।
तो मैं क्या करता हूँ, देखो बहुत इजी मेथड है ये। मैं क्या करूँगा, इस एल शेप से बाहर पूरे पार्ट को इरेज कर दूँगा। ये मैं रफ में कर रहा हूँ, या ये मैं माइंड में सोच रहा हूँ कि ये पार्ट तो ख़त्म हो गया इसमें से, ये मैंने पूरा पार्ट यहाँ से हटा दिया, लाइन को भी हटा दिया। चलो ये लो, ये मैंने सारा पार्ट यहाँ से हटा दिया। अब मेरे पास सिर्फ एल शेप है और इनकी शेडिंग है। अब ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो शेडिंग है ही है, तो मैंने करी नहीं है, करते भी नहीं है, दिखाते नहीं है। अब करना है क्या, इसकी शेडिंग नीचे थी, तो इसका मतलब इस पोर्शन में इसकी शेडिंग इसके नीचे थी, तो इधर डबल शेडिंग नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ये पोर्शन भी यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ डबल शेडिंग नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे क्या है, आपकी डबल शेडिंग है। तो एक तो पार्ट ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, इसकी शेडिंग इधर थी, इसकी शेडिंग इधर थी, तो यहाँ इस पोर्शन में सिंगल शेडिंग है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो ये पार्ट भी मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको बहुत ही केयरफुली देखेंगे, ठीक है, ये सब पार्ट मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिखा रहा हूँ मैं आपको, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप क्या देखेंगे, जो कॉमन शेडिंग पोर्शन बना, देखो वो क्या बना, ये और ये। देखो ये पार्ट आपका कॉमन शेड पोर्शन बनेगा। देखो यही है ना, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट है, ये रफ किया है मैंने। तो ये वाला जो रीजन है, ये देखो मैंने यहाँ शेड किया है ना, लेकिन ये कैसे करना है ये आपको देखना है। मैंने आपको बता दिया, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रफ में करके एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज करना है कहाँ मेरे को कॉमन शेडिंग करनी है, लेकिन अगर आप सारी शेडिंग मिक्स कर देंगे तो वो जो आपका ग्राफ है वो अच्छा दिखाई नहीं देगा। नीट एंड क्लीन ग्राफ होना चाहिए। ये क्लियर हो गया आपको? तो ये पोर्शन किस तरह से बनता है, तो इस तरह से रफ करके देख सकते हैं आप। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगेगा। तो देखिए, शेडिंग पोर्शन की बात करेंगे क्योंकि उसी में प्रॉब्लम है। इसकी शेडिंग टेस्ट की नीचे की ओर, ये एरो बता रहे हैं, इसकी शेडिंग नीचे की ओर, अभी चेक किया था। और फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आपको जाना नहीं है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की शेडिंग हम करते नहीं हैं। कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, तो इससे नीचे तो हमारा आंसर आएगा नहीं, है ना, एल शेप से बाहर नहीं आएगा। अब इसकी शेडिंग नीचे, इसकी शेडिंग नीचे, इसका मतलब इसकी शेडिंग नीचे, इसकी शेडिंग नीचे, तो इसकी जो डबल शेडिंग होगी वो इस पोर्शन में होगी, इस पोर्शन में तो हो नहीं सकती। अब यहाँ देखते हैं इस पोर्शन में होती है कि नहीं। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितने रीजन है, यहाँ तो शेडिंग है ही नहीं। इसमें कितने पार्ट दिखाई दे रहे हैं जो क्लोज्ड है, 1 2 और 3, दिस इज़ 1 2 3। अब इसमें देखते हैं, इसमें शेडिंग सिर्फ इस लाइन की है, तो ये ड्रॉप कर देंगे। इसमें इस पार्ट में शेडिंग इसकी भी है, इसकी भी है, तो ये मेरे आंसर में आएगा यहाँ से यहाँ तक। इसकी बात करते हैं, इसमें शेडिंग सिर्फ इस लाइन के नीचे की है, लेकिन इसकी नहीं है, तो ये भी ड्रॉप कर देंगे। तो देखो वही पोर्शन बचेगा आपका। तो आप कैसे भी एनालाइज कर लें, बस आपका आंसर सही होना चाहिए, कैसे भी लेके आएँ इसको। लास्ट में आपको वही लाइन लिखनी है जो हमने कल बताई थी आपको, द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। लेकिन इस चीज़ में, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये शेडिंग रीजन तो है ही है, इसकी जो बाउंड्री है, ये देखो ये वाली जो बाउंड्री है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी हमारे सोल्यूशन सेट में होते हैं। ये हम दिखाते नहीं, अंडरस्टूड होता है टीचर को भी और बच्चे को भी, कि जब ये आपकी शेडिंग पोर्शन बनता है, कॉमन रीजन बनता है, दिस इज़ द कॉमन रीजन, तो ये जो बाउंड्री होगी, अगर ये लाइन आपकी कैसी है, कंफर्म्ड लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है, थिक लाइन है, डॉटेड लाइन नहीं है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स भी आपके आंसर में, सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड होंगे। ठीक है, लेकिन लिखना आपको क्या है, द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। बस, तो इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, जहां आपको बहुत ही ध्यान से काम करना। स्टूडेंट्स, एक बार फिर शेडिंग पोर्शन को दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये एक बार में क्लियर नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम देखते हैं दोबारा से। देखो ये स्केच था, ये जो ऊपर मैंने दिखाया, और ये शेडिंग पोर्शन हमारा आया था। मैं बताने जा रहा हूँ कि ये शेडिंग पोर्शन किस तरह से बनता है। वैसे तो यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं हम, जैसे मैंने बताया, लेकिन अगर एनालाइज नहीं होता है तो रफ़ में एक काम कर सकते हैं। ये डिज़ाइन मैंने रफ़ में फिर से बना दिया, ये स्केच। अब इसमें किस तरह से, देखो इसकी शेडिंग इस तरफ है, इस लाइन की शेडिंग इस तरफ है,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से ये शेडिंग इस तरफ है और ये शेडिंग इस तरफ, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो सबसे पहली बात जो है आपको मैं इसमें क्लियर कर दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। तो मैं क्या करने वाला हूं, आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि किस तरह से वो पोर्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है यहाँ, एक तो ये लाइन है यहाँ तक और एक लाइन ये, और इसके अंदर का पूरा पार्ट। तो दिस इज दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसके बाहर जो भी दिखाई दे रहा है वो मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये देखो आपके सामने इरेज करूँगा, सिर्फ मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट को देखना चाहता हूँ और मैं उसके बाहर जो भी दिखाई दे रहा है सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट, वो सबको मैं यहाँ से इरेज कर दूँगा, तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। ये एनालाइज कर रहे हैं हम इस चीज़ को, इमेजिन कर सकते हैं आप कि इस तरह से इमेजिन जो है वो इसी तरह से दिखाया जाएगा आपको, क्योंकि ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से इसको इरेज कर दिया। अब आपको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको, ये थोड़ा लाइट दिख रहा है आपको, कि ये जो लाइन है ये वाली, अब ध्यान से देखना, इस लाइन की जो शेडिंग है वो नीचे की ओर है। नीचे की ओर होने का मतलब इस लाइन के ऊपर नहीं जा सकते हम, इस लाइन से ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि शेडिंग इधर थी। तो मैं क्या करूँगा, इसके जो ऊपर वाला पार्ट है, इस शेडिंग से ऊपर वाला पार्ट है, वो सारा यहाँ से इरेज करने वाला हूँ। तो इस लाइन के ऊपर जो भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो सारा मैंने यहाँ से इरेज कर दिया, ये देखो। तो ये बहुत ही इजी ट्रिक है इसको समझने का। और ये लाइन हमारी फॉर्म है, ये इस तरह से, इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट हटा दिया। अब ये वाली लाइन एक डिसाइडिंग लाइन रह गई, इसकी देखो शेडिंग इस तरफ थी, अगर मैं इसको रफ में दिखाऊं, इसकी शेडिंग इस तरफ थी, ठीक है। अब ये लाइन की शेडिंग नीचे की ओर है, इसका मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकते, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको भी मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये देखो। तो अभी आप देखेंगे जो पोर्शन यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, ये देखो ये पोर्शन रह गया। कौन सा पोर्शन है, यहाँ से इस तरह से ये बाउंड्रीज हैं इसकी, ये पोर्शन, इसमें आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है। और आप क्या देखेंगे, ये वही पोर्शन है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, रफ में देख सकते हैं। तो जब आप 5-6 क्वेश्चंस कर लेंगे तो अपने आप ही आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि अगर ये शेडिंग इस तरह से इस तरफ जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है, तो यही पार्ट इसमें शेड होगा, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी शेडिंग ट्रू है या फॉल्स है। तो कई बार बच्चों की शेडिंग जो है वो गलत हो जाती है, कोई यहाँ करता है, कोई इस पोर्शन में करता है, कोई ऊपर करता है। तो सही शेडिंग पोर्शन आपका ये वाला बनेगा, ठीक है। और यहाँ मैं बता चुका हूँ, लास्ट में आपको आंसर में लिखना है द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन लेने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है आपके पास ये है सेकंड, 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। डिफरेंट इनइक्वालिटीज़ हैं, तो आपको पता है इसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे जैसे लास्ट टाइम बताया था, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आप लिखेंगे 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 40, सेकंड पार्ट में आपको लिखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और थर्ड पार्ट में आपको लिखना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। स्पीड थोड़ी कम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपको पता है तीनों का कॉमन एक लाइन लिखना होता है, कन्वर्टिंग दी इनइक्वेशंस इनटू इक्वेशंस। तो कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, इन इनइक्वालिटीज़ को या इनइक्वेशंस को इक्वेशंस में। तो इस साइन की जगह इक्वल आ जाएगा, इस साइन की जगह यहाँ इक्वल आ जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा इक्वल साइन के साथ, ठीक है। तो दीज आर दी 3 इक्वेशंस। अब इनके ग्राफ ट्रेस करेंगे हम बाद में। तो पहले इसका टेबल बनेगा जिसमें x और y आपको दिखाई देगा इक्वेशन में, उसमें टेबल बनेगा। जिसमें ओनली x या ओनली y दिखाई देगा वहाँ पे टेबल नहीं बनेगा। तो टेबल देखते हैं x और y। एक बार y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। और अगर एक बार x को 0 करेंगे इसमें तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आएगी। क्लियर। सिमिलरली इधर आ जाते हैं। अभी मैंने लास्ट में आपको बताया था x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहले देखना होगा x इक्वल टू 2 क्या है। अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के कि x इज इक्वल टू, वहाँ a लिया था मैंने, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 2।
तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स टू इट्स राइट साइड। ठीक है, और एक बार मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं आपको। x इक्वल टू 2, सपोज करो ये ओरिजिन है, ये हम रफ देख रहे हैं, तो यहां से 2 डिस्टेंस चलना होगा x की ओर, x इक्वल टू 2। तो यहाँ मूवमेंट किसकी होती है? x एक्सिस की पॉजिटिव साइड है ये, तो यहाँ आपको 2 यूनिट्स चलना होगा, 1 2, और यहाँ एक लाइन आप पैरेलल ड्रा करेंगे y एक्सिस के। तो दिस इज द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपके पास y एक्सिस थी, तो ये जो लाइन होगी ये क्या होगी? x इज इक्वल टू 2 का काम करेगी। दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 2। ये भी हम बनाएंगे लास्ट में, अभी ये रफ करके दिखाया मैंने आपको। अब थर्ड देखते हैं, y इक्वल टू 3। सिमिलरली जैसे इसको एक्सप्लेन किया ऐसे यहाँ एक्सप्लेन करना होगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, अगर y में है इक्वेशन तो x के पैरेलल होगी, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स अबव इट। कैसे देखते हैं इसको भी, ये ग्राफ था, इसी में हम देखते हैं 3, तो y इक्वल टू 3, तो यहाँ मार्किंग करते हैं 1 2 3। तो अगर यहाँ पे 3 डिस्टेंस बनता है तो ये आपके पास एक लाइन बनेगी जो y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो इसकी इक्वेशन यहाँ मार्क कर देंगे, y इक्वल टू 3। याद रहे ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज 3 यूनिट्स, और ये x एक्सिस के अबव होगा, ऊपर होगा। ठीक है, यही हमने जो मैंने बोला यहाँ मेंशन कर दिया है, तो बिल्कुल इस तरह से मेंशन करना होगा आपको। अब चेकिंग फॉर शेडिंग रीजन, ये मैंने कॉमन लाइन कर दी, यहाँ थोड़ा सा इरेज करके रबड़ से और इसको अंडरलाइन कर दिया, तो तीनों के लिए कॉमन पॉइंट बन गया। तो देखते हैं क्या होगा इसमें। एट 0 0 0 0 क्यों लिया? पता है आपको, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसका ये पॉइंट नहीं है, इस पे लाई नहीं करता है, इसलिए इसको चेकिंग पॉइंट के फॉर्म में ले सकते हैं। तो एट 0 0 इस इनइक्वालिटी को चेक करना है, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 0 इंप्लाइज, तो ये देगा 0 0 करने पे 0 लेस देन इक्वल टू 40। अब ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, विच इज ट्रू। तो आपको पता है हमेशा हमने क्या लिखा है लास्ट टाइम भी, शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, एट 0 0 हमें पता है, एक बार दिखा दूं आपको, x इक्वल टू 2, ये लाइन भी ओरिजिन से पास नहीं करती है ना, x इक्वल टू 2। तो हम ले सकते हैं एट 0 0, चेक कर सकते हैं इसको। तो 0 0 पे दिस इनइक्वालिटी मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंप्लाइज, देखो 0 आने पे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, विच इज फॉल्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट होगी, क्यों? क्योंकि 0 की वैल्यू 2 से कम होती है, ग्रेटर नहीं होती है। तो दैट इंप्लाइज शेडिंग, तो यहां आएगा शेडिंग। तो शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। ठीक है, तो शेडिंग कहां करेंगे? उस प्लेन, हाफ प्लेन में करेंगे जिसमें ओरिजिन नहीं आता है। अब आ गया थर्ड पार्ट, एट 0 0। आप देखेंगे अगर मैं ग्राफ में दिखाऊं कि y इक्वल टू 3, ये जो लाइन है ये भी ओरिजिन से पास नहीं करती है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इसको भी चेक कर सकते हैं एट 0 0। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंप्लाइज क्या आएगा? 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये स्टेटमेंट जो है विच इज फॉल्स, ये भी फॉल्स है। दैट इंप्लाइज शेडिंग इज डन इन दी हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन। तो इसकी शेडिंग भी कहाँ होगी? जहां ओरिजिन नहीं होगा उस हाफ प्लेन में होगी। तो बहुत ही ध्यान से आपको ये पार्ट बनाना होता है, आपको अपनी तरफ से कुछ क्रिएट नहीं करना। हाँ, मिलता जुलता कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, ये इस तरह से आपको शो करना होगा थ्योरी पार्ट में। इसके बाद हम करने जा रहे हैं इसका ग्राफ, तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनाना है इसका। नाउ दिस इज द पार्ट, दिस इज द ग्राफ ऑफ दैट इन इक्वेशन। तो कैसे होगा देखिए, स्केल अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस 10 स्मॉल डिवीजन इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये स्केल आप कितना भी ले सकते हैं, आपको देखना होगा कितना आपको ठीक लगता है, उस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दिस इज द ग्राफ। सबसे पहले यू हैव 2 पॉइंट्स 8 0 एंड 0 10। तो इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से एक लाइन ट्रेस होगी। उसके बाद एक लाइन हमने ट्रेस करनी है x इक्वल टू 2, दिस इज x इक्वल टू 2, और ये लाइन किसके पैरेलल है? y एक्सिस के। यहाँ डिस्टेंस कितना होगा? 2, दिस इज 2 यूनिट्स। उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ क्रिएट करनी है पैरेलल टू x एक्सिस, और वो कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 3, 1 2 3। ठीक है, ये 3 आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से लाइन बनाएंगे, इस लाइन के ऊपर मेंशन करेंगे y इक्वल टू 3। फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा। दूसरा, इस लाइन को भी आपको यहाँ मेंशन करना होगा इक्वेशन को, x इक्वल टू 2 आएगा, लेस देन ग्रेटर देन साइन नहीं आएगा। अब
इसकी शेडिंग देखते हैं। ये शेडिंग पोर्शन ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो बहुत ही ध्यान से समझना है, आपको क्लियर करना है। केयरफुल सुनिए, केयरफुली। तो देखो, ये हमारे पास ये लाइन है, चलो ऐसे देखते हैं। और जब हमने इसको ओरिजिन पे टेस्ट किया तो आंसर क्या आया था? आंसर क्या आया था? ट्रू। इस लाइन का आंसर ट्रू आया था। तो शेडिंग किस तरफ हो जाएगी? इस तरफ, ओरिजिन की ओर। बिल्कुल सही है। ये देखो, डबल शेडिंग कर दिया, इस तरफ शेडिंग होगी। उसके बाद बात करते हैं इस लाइन की, x इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपकी लाइन है x इक्वल टू 2 वाली। ओरिजिन कहाँ है? ये रहा। इसके बारे में जो हमने टेस्ट किया इस ओरिजिन को, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर, तो आंसर फॉल्स आया। तो शेडिंग इस ओरिजिन की ओर नहीं होगी, इस तरफ होगी। तो देखो, मैंने दिखा दिया डबल शेडिंग से, डबल एरो से, कि शेडिंग आपकी इस तरफ होने वाली है। अब आगे y इक्वल टू 3 की लाइन। ठीक है, अब इसको भी अगर हम देखें तो इसका जो आंसर आया था फॉल्स आया था, तो ये ओरिजिन रहा। अब आंसर फॉल्स है तो इस तरफ शेडिंग नहीं होगी, अपर हाफ प्लेन में होगी। ठीक है, तो शेडिंग इस तरफ होगी, तो मैंने डबल एरो ऊपर दिखा दिया। तो आपने देख लिया, जो डायरेक्शन है शेडिंग्स की वो इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, इसकी इस तरफ है। अगर आप एनालाइज करें, अगर इसका कॉमन शेडिंग पोर्शन देखा जाए, इसका डायरेक्शंस का, तो शेडिंग कहाँ कॉमन बननी चाहिए? पूरी शेडिंग नहीं करेंगे, जस्ट एक रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस की हेल्प से हम कॉमन शेड बनाने वाले हैं। तो कॉमन शेडिंग पोर्शन आप देखेंगे, ये पोर्शन बनेगा, और जितने भी पॉइंट्स इस बाउंड्री के ऊपर होंगे, इस रीजन की जो बाउंड्री है, वो भी आंसर में इंक्लूड होते हैं, पर हम शो नहीं करते। अंडरस्टूड होता है ये टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। ठीक है, तो यहाँ इस पोर्शन में क्या करेंगे? शेड कर देंगे। अब मैं आपको फिर से एक बार रफ पेज पे दिखाता हूँ कि ये शेडिंग अगर किसी को क्लियर नहीं होती है तो वो किस तरह से क्लियर कर सकता है। तो ये देखो, ये वाला था ग्राफ हमारे पास, सेम मैंने बनाया हुआ है। अब ये शेडिंग पोर्शन भी दिखा रखा है कि शेडिंग किस तरफ है, इसकी इस तरफ है, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस तरफ। ठीक है, इसकी बात, चलो इसकी बात कर लेते हैं पहले, इस लाइन की। इसकी शेडिंग नीचे की ओर है। अब इसकी शेडिंग नीचे की ओर है, तो इसका मतलब मुझे इसके ऊपर नहीं देखना होगा, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं देखना होगा, है ना। तो मैं क्या करूं, या तो इसको इरेज करूं, मैं ध्यान रखूं कि मुझे इसके ऊपर नहीं जाना है। ठीक है, अब मेरे को इसके नीचे ही रहना होगा। तो मैंने क्या किया, चलो लास्ट टाइम की तरह करते हैं, इसको इनविजिबल कर देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन को, क्योंकि शेडिंग इसके नीचे, ऊपर हमें देखना ही नहीं है। तो इसको हमने बिल्कुल नहीं देखा। ये देखो, थोड़ा लाइट कर देता हूँ इसको मैं, ये लाइट कर दिया। ठीक है, तो इसके ऊपर का पोर्शन पूरी तरह से मैंने हटा दिया। ये अब चलते हैं इस लाइन की ओर। ये लाइन कहती है जो शेडिंग पोर्शन होगा उस तरफ होगा, तो इधर बिल्कुल नहीं देखेंगे, इस साइड को। तो मैंने इस पोर्शन को भी यहाँ से पूरे पोर्शन को हटा दिया। ये देखो, ये इधर का पोर्शन मैंने लाइट कर दिया। चलो थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ, ये ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग लाइन ये होगी। अब इस लाइन का कितना पोर्शन इसके अंदर है, ये देखो। एक्चुअली क्या था, हमारे पास सिर्फ ये पोर्शन बचा हुआ है, ये वी शेप। अब मेरा जो आंसर है इस वी शेप के अंदर कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये लाइन जो कहती है, ये लाइन जो बताती है, वो ये बताती है मेरी शेडिंग ऊपर है, तो इसका मतलब इसके नीचे का पार्ट जो है वो यहाँ से हट जाएगा। तो मैंने नीचे का पार्ट यहाँ से इरेज कर दिया। ये देखो, तो आप देख पाएंगे ऐसा कौन सा पोर्शन है जो रह गया, रिमेनिंग पोर्शन कौन सा रह गया। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। आप इसके अंदर क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल मेथड है, अगर आप करके देखें तो ये जो पोर्शन होगा ये आपका आंसर होगा। देखो सेम पोर्शन यहाँ बना होगा, ये रहा, है ना। ये देखिए, ये पोर्शन बिल्कुल सेम यही बनाया मैंने। तो आप देखेंगे ये इस तरह से आप इसको सिर्फ शेड करना है आपको, और काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्केल का ध्यान रखना है, एरोज का ध्यान रखना है, शेडिंग मार्क करनी है और कॉमन पार्ट को शेड करना है। उसके बाद आंसर वही है, द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। ये आप हर क्वेश्चन के एंड में लिखेंगे। ठीक है, अगर आपका कॉमन पार्ट शेड होता है तो। ठीक है, ओके। एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे। ये देखो, मैंने नीचे स्टार डाल के लिखा हुआ है। यहाँ तो आपका आंसर ये लिखना होगा, द शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट। ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आंसर लिखा है। आप चाहें तो एक बढ़िया लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं। ये क्या है लैंग्वेज, द सेट ऑफ ऑल पेयर्स x, y विच लाई इन द
शेडेड रीजन इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस। ठीक है, तो ये इतना बड़ा जो पोर्शन है ये आप आंसर में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया मैंने बना के दिया है लैंग्वेज आपको। आप चाहें तो ये शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसका एक ही है। अब मैं बता दूं ये क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल पेयर्स, उन सभी पॉइंट्स का सेट जो लाई करते हैं शेडेड रीजन में, मतलब इस रीजन में, वो क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट होगा किसका, गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस का। ठीक है, तो आइदर दिस और दिस, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं आंसर में इस लैंग्वेज का। ठीक है।